हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और स्टूडेंट्स मैं आज आप बच्चों के लिए जो लेके आया हूँ वो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। और इसका बेसिकली रिवीजन क्लास है जो कि यूनिट 1 का मैंने कंप्लीट कर दिया था, जो कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स थी। 2 पार्ट में मैंने वो कंप्लीट किया था बच्चों। आप मेरे पुराने वीडियोज में देख सकते हैं। और ये जो पूरा जो 1 घंटे का जो पूरे का पूरा जो ये वीडियो है वो बेसिक क्या है, पूरे चैप्टर का रिवीजन है। इसमें कुछ ट्रिक होंगे, कुछ फार्मूलाज होंगे जो हम इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। और बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और जो पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि 2018 एंड 90s में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप बच्चों आप प्लीज़ मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो है वो फीडबैक जो है वो चैट बॉक्स में दीजिए। और जो भी लिंक्स हैं वो मैं चैट बॉक्स के साथ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिक है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इन 1984 J.C. Maxwell extended basic four laws of इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेसिकली बच्चे क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो जैसे कि न्यूटन का क्लासिकल फिजिक्स में जो रोल है वही जो है वो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है। ठीक है बच्चों, तो मैक्सवेल ने क्या किया, ये 4 जो बेसिक फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जो कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में है। और इन मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो क्या है, बैकबोन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हैं जैसे मोटर्स, जनरेटर, टेलीविजन, एलईडीज, जितने सारे रैम होगी, मेमोरी, ये सारी चीजें जो हैं वो इन मैक्सवेल इक्वेशन से सॉल्व की। मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये मैक्सवेल्स की इक्वेशन, इनको यूज करके ही ये सारे प्रिंसिपल जैसे कि बच्चों जनरेटर्स हो गए, मोटर्स हो गया, ये सारी चीजें जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हो गए, ये सब जो है वो इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही जो है वो सोल्यूशन हम यहां से गेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है हमें पता है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन द स्टैटिक चार्ज। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप बच्चे 12th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, चार्ज इन मोशन, तो ये आप बच्चों ने पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मींस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कपल है। तो इस पूरे इस मैक्सवेल इक्वेशन से हमें बोले हैं कि एक चार्ज से कैसे फील्ड जनरेट होती है। इस तरह से फोर्स के जो लॉ है वो ये बोलते हैं कि उस फील्ड, कोई एक फील्ड है वो कितनी फोर्स लगाता है किसी चार्ज के ऊपर। तो हम यहां बात कर रहे हैं मैक्सवेल की इक्वेशन, जिसमें हम ये बात करेंगे कि एक चार्ज जो है वो फील्ड जनरेट करता है, और फील्ड क्या है, एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये मैक्सवेल की इक्वेशंस इन डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म। तो हमारा जो बेसिक इस पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट है कि ये इन मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन जो कि ये लॉज हैं, ये इक्वेशन की फॉर्म में है बच्चों, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो इनको यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट करना इन डिफरेंट मीडियम लाइक फ्री स्पेस, जो आपके सिलेबस में है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम एंड कंडक्टिंग मीडियम, ये 3 हैं। तो इसके आपके पास फ्री स्पेस और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में कि आपको डेरिवेशन आती है, और कंडक्टिंग मीडियम का कुछ एक पार्ट है जो कि डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन या स्किन डेप्थ की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पूरा चैप्टर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोड्यूस होती है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, फ्री स्पेस में कैसे बिहेव करती है। जैसे कि हम सिग्नल एंटीना से
मतलब सिग्नल गया तो फ्री स्पेस में, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में या मेटल में जब वो प्रोपेगेट होता है तो किस तरह से बिहेव करता है। तो सिग्नल, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक एनर्जी या मोमेंटम या प्रेशर को ट्रांसफर करता है एनर्जी की फॉर्म में। जो भी हम बोल रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जाएगा, तो एनर्जी वन से हम जिसे हम बाद में पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कितनी एनर्जी जो है वो कैरी कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कितनी एनर्जी कैरी कर रही है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। वह मैक्सवेल्स प्रपोज्ड दैट एम्पियर्स लॉ रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। ये जो फोर्थ वाला है ये मैक्सवेल इक्वेशन, इसमें मॉडिफाइड किया है इसने, तो इसे हम मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं, जो ये वाला है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। इसमें ये 18-19 के क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, जैसे कि स्किन डेप्थ, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर एंड ड्राइव एंड एक्सप्लेन पॉइंटिंग थ्योरम, ये डेरिवेशन आती है बच्चों। तो पॉइंटिंग वेक्टर की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी एनर्जी कैरी कर रही है वो ये चीज बताएगी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो कैपेसिटर है वो किस तरह से बिहेव करता है वो ये डिस्प्लेसमेंट करंट ही बताएगा। और राइट डाउन द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन शो दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज c। और भी है, ट्रांसवर्स नेचर है इनका, कैरेक्टरिस्टिक्स, कितनी एनर्जी क्या रही है, हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए बच्चों, दिस इज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इंटीग्रल फॉर्म में है, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इससे पहले बच्चों हमें डेल क्रॉस ई, दैट इज मतलब ये है डाइवर्जेंस। ये डेल ऑपरेटर का मतलब है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये डेल डॉट है तो मतलब ये डाइवर्जेंस है, कितनी फील्ड डाइवर्ज हुई है। अंडरस्टैंड, इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। तो दैट इज द, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और मीडियम की प्रॉपर्टी एप्सिलॉन। और इस ds मीडियम से कितनी फील्ड ऑफ लाइन, तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में हम लिखे तो इसको हम बेसिकली बहुत इजीली जो है गॉस लॉ है ये बच्चों, कुछ नहीं है ये। अब इसको यदि इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम E डॉट ds इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली क्या है, ये है इंटीग्रल फॉर्म। अंडरस्टैंड, ये तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में। इसी तरह से जो सेकंड वाली जो इक्वेशन, दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, दैट इज डेल डॉट बी, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी का मतलब है कि कोई यदि वॉल्यूम है उसके अंदर यदि मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो टोटल जो, जैसे यहां पे तो चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो ये ds बाहर निकल रहा है ना बच्चों, पर यहां से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस हैं वो यहां से नॉर्थ से क्या होगा, एमर्ज होंगी और साउथ में जाके कन्वर्ज हो। तो टोटल जो यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज b डॉट ds, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। अब इंटीग्रल फॉर्म क्या हो गया, b डॉट ds। यही है ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, अब जो थर्ड हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन है दैट इज बेसिकली वो है हमारे पास है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन का मतलब क्या है बच्चों, कि डेल क्रॉस ई, कर्ल ऑफ ई, ये डेल का मतलब है, डेल क्रॉस का मतलब है आई जे के
ये इसको ध्यान रखना, ऐसे सॉल्व करते हैं कर्ल को। आपको मैथ में ये डिस्कस भी करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ए कोई भी वेक्टर है, ए एक्स, ए बाई ए जेड, इसको सॉल्व करते हैं तो आई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल बाई ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए बाई माइनस जे हो गया। अब इसको हम करते हैं डेल अपॉन, इसको हटा के डेल अपॉन डेल एक्स ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बच्चों को ये चीज़ें आती हैं, डेल अपॉन डेल जेड, तो इसको हम हटा देंगे तो के के फॉर्म में ये पूरा चला जाएगा। तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ए बाई डेल अपॉन डेल बाई ये ए एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कर्ल का मतलब है कि रोटेशन ऑफ एनी फील्ड, कोई भी फील्ड है उसका रोटेशन। तो ये आपको याद रखना। तो कर्ल ऑफ ई, इसका मतलब ये हुआ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है। अब इसमें क्या है, आपको पता है बच्चों कि हमारे पास यदि ये कॉइल है, यदि हम यहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, हम यदि इसमें ये इस मैग्नेट को हम करें तो पास लेके आए, तो ये जो हमारे पास फील्ड है तो क्या होगा, यहां से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना बच्चों, ईएमएफ। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब कि दैट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल। तो ये ई डॉट डीएल है और कितना, मतलब आप ये बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। और इसी से ही इस ईडीएल को हम स्टोक्स थ्योरम के थ्रू हम इसको कर्ल ऑफ ई लिख लेते हैं। तो बेसिकली स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स को हम क्या करते हैं, सरफेस से वॉल्यूम, जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस, ये कोई सरफेस है तो वॉल्यूम में कोई चीज है तो उसको हम पता कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से स्टोक्स थ्योरम है, वो क्या कर सकती है, कोई एलिमेंट है मतलब कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज कर सकते। तो मैंने ये वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बच्चों, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधा मतलब है, ठीक है। कि हम यदि ये मैग्नेट, यदि ये लूप है और हम इससे, ये लूप है तो यदि हमें इस मैग्नेट को चाहे इस लूप को पास लेके आए, ठीक है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस ईएमएफ इज इक्वल टू द फ्लक्स। तो यहां से ये एच फील्ड है, अब एच और बी के बीच में रिलेशन, और बी है किसी मीडियम से क्रॉस करके लाइन गई और मीडियम है म्यू नॉट। तो बी इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द मीडियम, और एच क्या है, एच है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एच और बी के बीच में आपको आगे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बी और एच के बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसी तरह से डी एंड ई, डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एप्सिलॉन ई, इसी तरह से ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी क्या है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी हो, ठीक है, अंडरस्टैंड। E is the electric field intensity, D is the displacement और epsilon नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। तो इसी तरह इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख लें तो E डॉट डी एल इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा लिख लें, E डॉट डी एल ये लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी बी डॉट डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। फिर इसको लाइन इंटीग्रल में, इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दो तो डीएस आ जाएगा। तो ये कर्ल ई डॉट डीएस आएगा, डीएस से डीएस कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। इसको स्टोक्स थ्योरम से
ये सरफेस इंटीग्रल है, ये वॉल्यूम लाइन इंटीग्रल है, तो स्टोक्स थ्योरम से इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो E डॉट dl जो होगा वो कर्ल ऑफ E आएगा, डेल क्रॉस E आएगा बच्चों। ठीक है, तो सिंपल है। यदि आपको इंटीग्रल फॉर्म और मतलब डिफरेंशियल फॉर्म जहां पे हमें किसी पॉइंट पे कोई फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म को यूज कर लेते हैं। और यदि कोई हमें एरिया दिया हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म की मैक्सवेल इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। अब जो फोर्थ वाली इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है, देखिए, दैट इज अ मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, सॉरी दैट इज द मॉडिफाइड एम्पियर। ये फोर्थ वाली इक्वेशन, ये फोर्थ वाली क्या है, 1 2 3 एंड 4, तो फोर्थ वाली इक्वेशन है मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, मॉडिफाइड, ये हमारे पास हो गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ की हम बात करें तो क्या जरूरत है, अब आपको बताइए। इससे पहले हमें एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये हमें पढ़नी बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आपको पता है बट ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यदि कोई चार्ज Q है किसी वॉल्यूम के अंदर, ये सरफेस, जैसे ये रूम है तो पूरा रूम की जो वॉल है वो सरफेस और रूम के अंदर वॉल्यूम। जब मैं यहां पे हूं तो ये एक सोर्स है, ठीक है, चार्ज का, फॉर एग्जाम्पल। तो बाहर कितना, ये बाहर की तरफ करंट J डॉट करंट डेंसिटी की फॉर्म में करंट फ्लो हो रहा है, ये वेक्टर फॉर्म है तो हम इसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में, पे चार्ज मूव करेगा, किसी वॉल्यूम चार्ज है तो दैट इज बेसिकली जो करंट है, दैट इज dq बाई dt इज माइनस इज J डॉट ds। और ये कितना हो गया, ये Q क्या है, कितना करंट डेंसिटी बाहर को जा रही है उसके बराबर, जितना कि चार्ज इस वॉल्यूम के अंदर कम होगा जितना कि बाहर जाएगा करंट के थ्रू। तो Q को हम यहां पे रो dV की फॉर्म में लिख लेंगे, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख लें तो ये dV अपॉन डेल T इज इक्वल टू J डॉट ds। ये पूरा का पूरा सरफेस इंटीग्रल, सरफेस से जितना करंट जो है वो बाहर गया इस ds से। ठीक है, अब इस ये J डॉट जितना कि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ है बच्चों कि जितना चार्ज अंदर वॉल्यूम से बाहर मतलब कितना कम हुआ जितना कि करंट जो है वो सरफेस के थ्रू गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको हम वॉल्यूम, सरफेस है तो इसको हम वॉल्यूम के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज डेल डॉट डेल, इसको हम बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल रो बाई डेल टी, इसको वॉल्यूम के इंटीग्रल, डेल रो बाई डेल टी, ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल। और इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे, डेल डॉट जे डी वी। ठीक है, ये करंट डेंसिटी भाई बच्चों, जे क्या होता है, आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो है, अब ये दोनों तरफ इंटीग्रल है, यदि आर्बिट्रिक वॉल्यूम है, यदि वॉल्यूम सेम है तो ये वॉल्यूम चार्ज, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। ये यूनिवर्सल लॉ है, मतलब इसको हम बोले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज है जो कि वैलिड है। ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें हैं। अभी देखिए डेल रो बाई डेल टी हो गया। अब हम एम्पियर सर्कुलर, चलो हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ लेते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई।
ठीक है, अब हम क्या करें यहां पे कि B डॉट dl है और इसको हम म्यू नॉट J डॉट ds की फॉर्म में लिख लें भाई बच्चों, करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख लें सरफेस, और ये लाइन इंटीग्रल है तो C लिख लें B डॉट dl। अंडरस्टैंड? अब मैं इसको बाई स्टोक्स थ्योरम इसको लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में करने को, दैट इज द कर्ल ऑफ B डॉट ds, ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया बच्चों म्यू नॉट, और ये सरफेस इंटीग्रल में तो है ही। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट J। यदि सरफेस आर्बिट्री है तो इंटीग्रैंड शुड बी वैनिश, तो हम यहां पे डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J हो गया। अभी हमने ये क्वांटिटी इक्वेशन पढ़ी है, लॉ ऑफ, क्या इसको ये फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। यदि हम इसको डेल डॉट ले लें, इसका हम डाइवर्जेंस ले लें, तो ये क्या हो जाएगा डेल डॉट J म्यू नॉट, इसको हो हम म्यू नॉट, ये डेल डॉट J इज इक्वल टू म्यू नॉट J आ गया, J को हम इसको कर देंगे दैट इज डेल डॉट J, डाइवर्जेंस ले लिया। अब देखो किसी भी जो फील्ड कर्ल की फॉर्म में हो उसे उसकी वो डाइवर्ज हो ही नहीं सकती, तो ये यदि कोई फील्ड कर्ल है तो डाइवर्ज नहीं हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो इसका जीरो हो गया, दैट इज म्यू नॉट डेल डॉट J। अब ये तो परमिबिलिटी है तो जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब कि डेल डॉट J जो है वो जीरो हो गया। इसका मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होगा वो फेल हो गया, इसलिए जो था वो मैक्सवेल को एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है वो उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उसने क्या किया बच्चों कि एक और करंट यहां पे म्यू नॉट I प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कंडक्शन बोलते हैं कि यदि लूप है इसके ऊपर जो करंट प्रोड्यूस चल रहा है और यदि कोई डिसकंटिन्यूटी है प्लस माइनस, तो ये करंट की वजह से तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बी, वो तो हमें पता है, पर क्या यदि डिसकंटिन्यूटी हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि J हमारे पास, ये देखिए ये है रो E, ये रो है कनेक्टिविटी E की, स्टैटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती ही है, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है कि ये जो एरिया है बीच में बच्चों, ये जो एरिया है इसमें जो है बच्चों क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में डेल E बाई डेल T रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से चार्जिंग हो रही है बच्चों, और उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है, फील्ड चेंज हो रही है, तो इस डिसकंटिन्यूटी को कवर किया और इसे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसे कि कंडक्शन करंट, इसको हम फिर IC प्लस ID कंडक्शन करंट बोल लो, IC प्लस ID इज इक्वल टू I, तो ये कंडक्शन करंट है। तो इसी तरह से ये जो कंडक्शन करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हुआ, ऐसा करंट जो कि किसी कैपेसिटर प्लेट या कोई भी डिसकंटिन्यूटी रीजन है वहां पे प्रोड्यूस होता है, और इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंजिंग, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसी तरह से हमारा ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन, यहां पे कंडक्शन करंट है और इसको करंट डेंसिटी में JD भी हम बोलते हैं। तो JD इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट डेल E बाई डेल T, और इसको हम डेल D बाई डेल T भी लिखते हैं। और कंडक्शन करंट तो आपको पता है ये सिग्मा E, ये क्या है, ओम्स लॉ है, तो आपको ये न्यूमेरिकल भी आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हो तो एक बार उसके टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो और एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये
क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बन जाएगा। और सिग्मा, इस सिग्मा मटेरियल की कनेक्टिविटी पता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो हम कंडक्शन करंट डेंसिटी भी कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बच्चों बनता है। तो टोटल जो यहां पे यदि हम बात करें तो दिस विल बी, अब ये जो ऐड होगा, देखिए बच्चों यहां पे एक और टर्म ऐड, ये JC कर लो इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये एक और टर्म यहां पे ऐड हो गए, तो ये हमारे पास म्यू नॉट JD आ गया। ठीक है, अब इसको यदि जीरो करें, यदि हमें JD कैलकुलेट करना है तो यहां से देखिए, अब यहां से प्लस डेल डॉट JD म्यू नॉट, ये आ गया बच्चों। अब इसमें जो है डेल डॉट J, तो हमारे पास डेल रो बाई डेल T आ गया अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये हो जाएगा डेल डॉट JD इज इक्वल टू, ये हो गया म्यू नॉट, ये डेल रो बाई डेल T और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरे का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस डेल डॉट J इज डेल रो बाई डेल T। ठीक है, तो इसको हम रो को किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेल, ये देखिए रो को हम लिख लें डेल डॉट, इसको लिख लें बच्चों, इसको डेल रो को लिख लें कि क्या लिख लें, डेल अपॉन डेल T एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं दैट इज द डेल डॉट भी है बच्चों, यहां से डेल डॉट E। ठीक है, तो यहां से हम डेल डॉट, तो यहां पे हो गया डेल डॉट JD माइनस डेल रो बाई डेल T, मतलब माइनस डेल D बाई डेल T इज ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हुआ जो अभी मैंने बताया, JD, ये तो जीरो हो नहीं सकता, यही जीरो होगा, तो डेल JD इज इक्वल टू डेल D बाई डेल T। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट का भी आपको इतना सा, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से रो पता ही है, डेल क्रॉस E एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इस तरह से हम जो है बच्चों, ये डेल क्रॉस, इसको D हमने लिख लिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी आपको, तो इसी तरह से ये डेल क्रॉस B म्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड रो E JC प्लस JD, तो टोटल मतलब कि कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ B। मींस इस तरफ वाले पूरे के पूरे सोर्स हैं और इस तरफ जो है वो फील्ड है, जो फील्ड है वो इन सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये चार इक्वेशन है, बस अब हमारा काम, ये चारों इक्वेशन यदि आपको समझ आ गई, अब बस हमारा काम है कि इन चारों इक्वेशन को यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, कितना इंपीडेंस फील करता है, कितना वो मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी एनर्जी कैरी करती है, कितनी मोमेंटम कैरी करता है, कितना प्रेशर कैरी करता है, उसकी स्किन डेप्थ कितनी है यदि किसी मेटल के थ्रू पास करे, बस यही काम है इस पूरे में। ठीक है, अच्छा, तो अब ये बिल्कुल समझ आ गई चारों इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन की। तो अब हमारा काम है कि इन चारों इक्वेशन को यूज करके हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट करना है। कहां पे, इन फ्री स्पेस और उसके बाद हमारे पास नॉन कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम की आपको डेफिनेशन नहीं है, पर आपको स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनता है। कंडक्टिंग मीडियम सिंपल सा मतलब है, इन चारों प्रोसेस सेम है, चारों इक्वेशन को सॉल्व करके फ्री स्पेस, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग मीडियम में हम
जो है वो बेसिकली स्किन डेप्थ ही डिस्कस करेंगे, जिसे हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी बोलते हैं। अब यदि एक आ गया, अब फ्री स्पेस में प्रॉपर्टी क्या है, एप्सिलॉन नॉट। यदि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कोई चार्ज चल रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, उसके साथ करंट है, तो चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो जब चार्ज मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा या डी एक्सेलरेट होगा, तो क्या होगा, तो करंट प्रोड्यूस होगा। यदि करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कपल टू ईच अदर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब फ्री स्पेस में प्रॉपर्टी क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस म्यू नॉट है। फ्री स्पेस है तो चार्ज एक्सेप्ट सोर्स चार्ज दैट इज जीरो, कंडक्टिविटी विल बी जीरो, फ्री चार्ज है नहीं बच्चों। तो ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन है, और इस केस में नॉन कंडक्टिंग मीडियम में ये एप्सिलॉन होगा, ये म्यू होगा, ये रो वॉल्यूम जीरो होगा, ये जीरो होगा। तो देखिए सिर्फ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का फर्क है। इस केस में एप्सिलॉन म्यू आएगा, वॉल्यूम जीरो होगा, रो इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन को हम इसमें लिखें, इसमें लिखें, इसमें लिखें, और प्रोसेस फ्लो जो है वो एक बार समझ लेंगे हम, तो तीनों को ही हम यहां पे समझ आ जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं फ्री स्पेस की, बस थोड़ा सा टिप्स मैं दूंगा आपको। अच्छा, फ्री स्पेस में यदि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये के वेक्टर है, प्रोपोगेशन वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ई और एच, और ई जो है एच के साथ परपेंडिकुलर है, और ये ई के, दैट इज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इस तरफ होंगी और मैग्नेटिक वाइब्रेशन इस तरफ होंगी। ठीक है, इस तरह से ये, इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक, थोड़ा सा और इसको अच्छे से करना ले, तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इस तरफ से होंगी, तो मैग्नेटिक वाइब्रेशंस परपेंडिकुलरली होंगी बच्चों, ये इस तरह से, ये ठीक है, इस तरह से। यदि इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इस तरह का है तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन भी इस परपेंडिकुलर, इस तरह से हम डील करते हैं। तो इस डायग्राम को अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। यदि मैं थोड़ा सा फिर से इसको ड्रॉ कर दूं अच्छे से, तो ये होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, ई अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की तरफ, के इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और ये बी और एच, हम बी और एच दोनों के टर्म में किसी भी टर्म में बात कर ले, बी और एच के बीच में रिलेशन आप बच्चों को पता है। तो ये हो गया बी और एच, और तो ये इस डायरेक्शन में क्या है, ये वेक्टर है मैग्नेटिक वेक्टर, तो ये आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, और ये हमारे पास इस तरह से ये मैग्नेटिक वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर। अंडरस्टैंड? इस तरह से यदि हम यहां करें तो ये वेक्टर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, और ये हमारे पास ये इस तरह से ये मैग्नेटिक वेक्टर इस डायरेक्शन में होंगे। इसको आप अच्छे से ड्रॉ करना। और मीडियम क्या है, एप्सिलॉन है, म्यू नॉट है। भाई हर चीज को डायग्राम से बनाने की कोशिश करनी है, जितना भी डायग्राम में ही अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो करनी है, तो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट हो गया। यही बता दो कि फ्री स्पेस में रो इज इक्वल टू जीरो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जीरो। एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि बच्चे को पता है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन, फ्री स्पेस में इक्वेशन लिखते हैं। सिंपल, फ्री स्पेस आपको समझ आ गया, बस आपको नॉन कंडक्टिंग मीडियम में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन करना है, तो डेल जीरो आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बन गई जीरो। ये कर्ल ई हमारा आ गया माइनस डी बी बाई डी टी। अब ये कर्ल बी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन, तो ये हो गया जीरो हो गया, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी आ गया। अंडरस्टैंड? और बी इज इक्वल टू म्यू, आप इसको एच की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बी अपॉन म्यू नॉट कर दो यहां पे,
ठीक है, तो उसको H की फॉर्म, इसको B को यहाँ पे म्यू नॉट ले आओ तो यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये एग्जैक्ट है, यहाँ पे कभी म्यू नॉट की कंफ्यूजन, कहीं H लिख देते तो यहाँ पे डेल क्रॉस B एग्जैक्टली क्या है, डेल क्रॉस B म्यू नॉट हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करें, देखो सिंपल सा तरीका है, अब हमें इन इक्वेशन को यूज करना है। तो पहले हम क्या करें, इसका कर्ल ले ले, कर्ल ऑफ कर्ली, बहुत सिंपल है, जल्दी से कर्ल ऑफ कर्ली लिया, डेल अपॉन दोनों तरफ कर्ल ले लिया और इस चौथी इक्वेशन को यूज कर लिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमें वेव इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए कैसे होगा इसको। अच्छा, ये हो गया A क्रॉस B क्रॉस C हो गया, और ये डेल बाई डेल T, डेल क्रॉस डेल B कितना है इक्वेशन, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट DE बाई DT आ गई इक्वेशन। देखो कितना इजी है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा डेल डॉट E A डॉट B माइनस डेल डॉट E, तो डेल स्क्वायर E इज A डॉट B, ये बच्चों ये वेक्टर आइडेंटिटी है, माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर E बाई डेल टी स्क्वायर। ये देखिए ये तो हो गया जीरो इक्वेशन 1 से, दैट इज इक्वेशन 1। तो ये तो जीरो हो गया, तो माइनस डेल स्क्वायर E इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर E, ये वेक्टर है, ध्यान रखना, डेल टी स्क्वायर। कितना सिंपल है, सिर्फ हमने ये चारों इक्वेशन लिखी, अंडरस्टैंड। अब ये डेल डॉट E आ गया बच्चों, डेल स्क्वायर E, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अब इसको माइनस से माइनस कट गया, अब हमारे पास डेल स्क्वायर E माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर E बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन जनरेट कर ली। इस तरह से हम क्या करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में हमें लेनी है, तो इसमें, तो इस वाले में कर लो कर्ल ऑफ E, कर्ल ऑफ B, और इस वाली इक्वेशन को पुट कर लो और सेम ऐसे ही प्रोसेस करो। तो हमारे पास सिंप्लीफाई, हमें मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर E बाई डेल टी स्क्वायर। और नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, सिर्फ यहां पे सेम प्रोसेस होगा, बस ये एप्सिलॉन और नॉट और म्यू नॉट की जगह एप्सिलॉन और म्यू आ जाएगा, बस। अब हमें पता है बच्चों, अब ये इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2 लिख लो। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या है, कोई भी वेव इक्वेशन, माइनस 1 अपॉन V स्क्वायर डेल स्क्वायर U अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये बच्चों स्पेस है, डेल इज I डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल बाई स्क्वायर जे कैप प्लस के डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर है, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, तो ये स्पेस है और ये टाइम है, अंडरस्टैंड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अब हम इसका क्या करेंगे, डेल स्क्वायर U माइनस 1 अपॉन B स्क्वायर डेल स्क्वायर U डेल टी स्क्वायर 0 हो गया बच्चों। अब ये V क्या है, यहां पे देखो V कितना हो गया, वेलोसिटी। ये जैसे U यदि मैटर वेव होगी तो ये एप्सिलॉन, ये मैटर वेव होगी तो ये होगा, यदि स्ट्रिंग होगी तो U हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई भी स्ट्रिंग से हमने ऐसे करके एक वेव बनी, स्ट्रिंग को वहीं पे कहीं बांध दिया हमने, तो एक वेव बनी, तो डिस्प्लेसमेंट होगा U की जगह। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो E होगा या B होगा। तो इसको कंपेयर करने पे हमें V कितना मिला, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 पाई इंटू 10 की माइनस 7, 8.8, 5 इंटू 10 की माइनस 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपको क्वेश्चन आता है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रूव दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द वेलोसिटी इज इक्वल टू C। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। और इसी तरह से हम यदि बात करें, यदि नॉन कंडक्टिंग मीडियम में हो तो एप्सिलॉन और म्यू होगा। तो यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी होगी 1 अपॉन म्यू और एप्सिलॉन। तो यहां पे हम इसको रिलेटिव परमेबिलिटी की टर्म में इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। अब म्यू आर
और एप्सिलॉन आर कांस्टेंट है, दैट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब वेलोसिटी इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज लेस देन सी। ये तो सी हो गया, एप्सिलॉन और म्यू ऊपर सी हो गया। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लेस देन सी। ठीक है, तो ये चीजें आपको प्रूव करनी है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन की प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो पहले जो आता है ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर में अभी हमने पढ़ा डेल स्क्वायर ई माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म। इस तरह से मैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स नेचर है। ट्रांसवर्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोगेशन वेक्टर के, और जो बी है दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू के, और बी और ई भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इसे हम ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। इसको भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। कैसे होगा? एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। इस प्लेन वेव की जो सोल्यूशन होगा दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट ई माइनस आयोटा के, एक्स की तरफ जा रही है एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होगा। तो जब हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे ई का, इस ई वेक्टर का, और के कितना है आई, ये के आर है, ठीक है बच्चों, के डॉट आर, आई के एक्स प्लस जे के बाई प्लस के जेड, और आर कितना है आई एक्स प्लस जे बाई प्लस के जेड। बस कुछ नहीं करना, हम यदि डाइवर्जेंस ले लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे, डेल आपको पता ही है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल बाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यदि हमें इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड, ई माइनस आयोटा के वेक्टर ये आपने लिखा है, और आर वेक्टर भी लिख लेना माइनस ओमेगा टी। तो आप देखिए डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा के, और सेम टू सेम ये पूरा ई आ जाएगा, और डेल डॉट ई। तो डेल डॉट ई तो फ्री स्पेस में 0 है, तो देखिए ये के डॉट ई, आई तो 0 होता, के डॉट आई 0। तो डॉट प्रोडक्ट कब होता है दो वेक्टर का 0? जब वो आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो k डॉट ई इज इक्वल टू 0, मतलब k इज परपेंडिकुलर टू। इसी तरह से हम b का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो k जो है वो कुछ नहीं किया हमने, ये सोल्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन का, इसको हमने सिर्फ डिफरेंशिएट किया एक बार, और डेल डॉट ई हमें मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इन फ्री स्पेस 0 है, तो k डॉट ई जो है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब कि k डॉट ई 0 का मतलब है k जो है वो e के परपेंडिकुलर है। इसी तरह तो इसमें तो ट्रांसवर्स आपको इतना ही करना है ट्रांसवर्स नेचर में। इस तरह से बी का ले लेना है, बी का भी सोल्यूशन यही होगा, b इज इक्वल टू बी नॉट ई माइनस के डॉट आर पोजीशन वेक्टर। ये आयोटा है बच्चों, आयोटा है ये, माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये यहां पे भी आयोटा होगा। बस अब b को, अब डाइवर्जेंस ऑफ b ले लो, सेम आएगा, डाइवर्जेंस b ऑलवेज 0। मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन है गॉस लॉ इनमें, तो इस तरह से हम ये k जो है वो b के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह से कर्ल आप लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा परपेंडिकुलर, ये आएगा इस तरह से, कुछ कांस्टेंट यहां पे होगा। तो यहां देखिए a क्रॉस b, अब कर लीजिए इज इक्वल टू c। तो ये प्लेन जो है इस तरह से आएगा। अब पहले हमने इस केस में क्या कर दिया, डाइवर्जेंस लिया, और अब कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि कोई प्लेन है, यदि इसमें a और ये b है, तो इसका परपेंडिकुलर c होगा। तो a क्रॉस b का परपेंडिकुलर c मतलब है कि ये हमारा आएगा, इसके बाद जो आंसर आएगा ना बच्चों, तो ये आएगा k क्रॉस e। जब हम कर्ल लेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो k क्रॉस कर्ल आएगा। तो मतलब कि k और b का, सॉरी e का परपेंडिकुलर b है, मतलब b जो है वो e के भी परपेंडिकुलर है। ये छोटे से ट्रिक है जो आप समझ सकते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और कुछ प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों? जैसे वेव इंपीडेंस, ये याद कर लो आप, वेव इंपीडेंस कितना फील करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो दैट इज E बाई एच इज इक्वल टू 376.6 ओम, दैट इज, इसको हम म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इंपीडेंस जो है वो फील करती है इलेक्ट्रो इन फ्री स्पेस, और यदि नॉन कनेक्टिव मीडियम में तो और ज्यादा इंपीडेंस, तो ये आप E बाई एच इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको याद कर लो, एप्सिलॉन नॉट, और मैंने ये वीडियोस बना रखे हैं, आप देख सकते हैं उसको, 370.6 ओम है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर पे एक न्यूमेरिकल आता है, वहां पे ये यूज होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी कैरी करती है, उसके लिए कौन सा रहता है, उसके कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, हम ले ले कितना एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है। भाई हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, एनर्जी तो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एक एनर्जी के फॉर्म में तो है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर, कितनी एनर्जी, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होकर कहीं एंटीना से की तो कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, तो उसे हम पॉइंटिंग वेक्टर बताते हैं, दैट इज एस, दैट इज E क्रॉस एच, और इसको हम लिखते हैं 1/μ0 E क्रॉस बी। ये पॉइंटिंग वेक्टर है। पॉइंटिंग वेक्टर वो वेक्टर है जो ये बताता है कि हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना, हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसपोर्ट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज टर्म एज पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर हम E क्रॉस एच फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब पॉइंटिंग वेक्टर की हम बात करें, अब बात करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम की। अच्छा, पहले हम पॉइंटिंग वेक्टर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जरा लिखिए, इसमें है, क्वेश्चन है, इफ अर्थ receive 2 calorie per minute per centimeter square from sun, then calculate the magnitude of electric and magnetic field। ये बहुत क्वेश्चन आता है, कोई बल्ब होगा या कोई बल्ब आप आ जाएगा, सोडियम का बल्ब है, या हम सन की बात कर ली, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई यदि सन है, यदि अर्थ पे, इस अर्थ में डेट इज एस इज इक्वल टू पॉइंटिंग वेक्टर E क्रॉस एच। ठीक है, E क्रॉस एच आ गया, तो अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमें बात करते हैं। एस कितना हो गया यहां पे, एस हमारा कितना हो गया बच्चों, E क्रॉस एच, एस इज परपेंडिकुलर है तो डेट इज ई एच, और ये हमें दिया है 2 कैलोरी। इसको जूल में कन्वर्ट कर लो तो ये हमारे पास आएगा 4.2 इंटू 10 की 4 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अपॉन 60 आ गया। तो ये हमारे पास टोटल आएगा, ये S जो आएगा, पॉइंटिंग वेक्टर जो आएगा, ये E जो H, ठीक है, तो ये पॉइंटिंग वेक्टर जो आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1400 के राउंड। अब हमें पता है S हमारे पास आ गया, S कितना होता है, EH इज इक्वल टू 1400, और E अपॉन H हमें पता है कितना है बच्चों, E अपॉन H दैट इज द वेव इंपीडेंस फील्ड वाई, तो E बाई एच कितना हो गया 376.6। अब ये इक्वेशन 1 और 2, तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं सन से जो रे आ रही, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो E H मल्टीप्लाई बाई E क्रॉस H इज इक्वल टू 1400 मल्टीप्लाई बाई 376,
और ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, ये आ जाएगा 726.2 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा E√2। इसको E√2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। इसी तरह से E पता चल गया तो हमें H भी पता चल जाएगा। H हमारा हो गया 1400/726.2। भाई EH हमारे पास 14 है, E हमें पता है, H की वैल्यू हम यहां से पता कर सकते हैं। तो ये इतना क्वेश्चन हमें जो है वो सॉल्व आप कर सकते हैं इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंटिंग वेक्टर के ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही है बच्चों। अच्छा, अब एक छोटा सा टर्म है पॉइंटिंग थ्योरम। इसके ऊपर मैंने वीडियो लेटेस्ट मैंने अभी वीडियो बनाया है पॉइंटिंग थ्योरम। इसको थोड़ा ऐसे ही डिस्कस कर ले हम थोड़ा सा कि इसका क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज माइनस डेल अपॉन डेल टी एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/μ0 B स्क्वायर वॉल्यूम के अंदर माइनस सरफेस E क्रॉस HdS। ये आएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरी कि यदि हमारे पास ये वॉल्यूम है और ये सरफेस है, यहां से यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव की इस सरफेस के थ्रू बाहर गई तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कितना वर्क करना पड़ा चार्जेस के ऊपर। एक तो चार्ज को असेंबल करने के लिए दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और बैक ईएमएफ और करंट को मेंटेन करने के लिए बैक ईएमएफ के खिलाफ अपोजिट, तो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी वर्क डन इसको करना पड़ा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, वो वर्क डन इज इक्वल टू जितनी की एनर्जी इसकी लूज हुई, दैट इसको हम कैपेसिटर के फॉर्म में कर लें इलेक्ट्रिक, और इसको इंडक्टर के फॉर्म में कर लें इसको तो जितनी एनर्जी स्टोर थी इलेक्ट्रिक वो कम हुई, और जितनी बाहर ट्रांसपोर्ट हुई, ये वेक्टर है ऐसे कितना वर्क डन करना पड़ा। और ये वर्क डन बेसिकली E.J है, ठीक है, वॉल्यूम के थ्रू E.J वॉल्यूम, ये कुछ नहीं है फोर्स, ये ओम्स लॉ है। तो ये इसका सिंपल सा मतलब है कितना वर्क, ये है डिसिपेटेड, ये ओम्स लॉ है, ये इसको इंडक्टर के फॉर्म में करो, कितना उसको ये सॉरी रजिस्टर के फॉर्म में कर लो, इसको रजिस्टर के फॉर्म में कर लो, इसको कैपेसिटर के फॉर्म में मॉडल कर लो, और इसको क्या करो इंडक्टर के फॉर्म में मॉडल कर लो। तो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी जो वर्क करना पड़ा वो हीट के फॉर्म में जूल हीटिंग इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो इज इक्वल टू जितना एनर्जी स्टोर था वो कम हुआ टाइम के साथ, और कितना बाहर गया पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसको बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के जो एनर्जी हुई उससे हम बेसिकली क्या बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक इसके ऊपर, पॉइंटिंग थ्योरम की डेरिवेशन बहुत इजी है, वो भी हम मैक्सवेल की इक्वेशन की हेल्प से करेंगे। अब इसका वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं स्किन डेप्थ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ये होता क्या है बच्चों कि जब अब तो हम बात करें फ्री स्पेस और नॉन कंडक्टर, अब बोलते हैं कि किसी कंडक्टर के थ्रू यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट कराए तो वो सरफेस के थ्रू प्रोपेगेट करती है बच्चों हमेशा। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना कि एक कार है तो कार के अंदर मेटल की शील्डिंग है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी अंदर नहीं आती है, क्योंकि मेटल के सरफेस के थ्रू क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है। पर कुछ पोर्शन जो है वो स्किन डेप्थ अंदर चला जाता है कंडक्टर के। तो मेटल, यदि हम कार की बात करें तो कार की जो बॉडी की जो मेटल है शील्ड है उसको कितना थिक होना चाहिए स्किन डेप्थ से ज्यादा, यदि स्किन डेप्थ से कम होगा तो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो कार के अंदर एंटर कर जाएंगी और हमें हर्ट कर सकती हैं। तो स्किन डेप्थ होता है कि कितनी ये डेप्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि प्रोपगेट कर रही है तो ये सरफेस पे है, कितनी अंदर गई ये ऐसे डिके होगा। तो जहां पे ये 1/e मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज रिड्यूस टू 1/e मतलब 0.36, उस डिस्टेंस को स्किन डेप्थ बोलते हैं या डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सिग्मा। और ये मेटल के केस में यदि हम बात करें तो ये 2/μ सिग्मा ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, म्यू परमेबिलिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो ये √2 यदि मैं बोलूं कि 1 यदि कॉपर का है ये और 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल है, ठीक है, और म्यू नॉट है यदि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं तो इसमें यहां इसको हम म्यू की जगह म्यू नॉट लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट इज 4π × 10⁻⁷, इसको हम ऐसे लिख लें तो कितनी स्किन डेप्थ होगी 1 मेगाहर्ट्ज म्यू 4π × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई, और इसको हम बात करें तो ओमेगा है और इसकी 5.8 × 10⁷ और फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज 1 × 10⁶ हर्ट्ज, ये है ना बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 10⁻⁶ के अराउंड आएगा, नहीं 1 × 10 की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है स्किन डेप्थ, ये कनेक्टिविटी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहां पे 2πf, ये f है तो 2πf ये आ गया 1 × 10⁶ हर्ट्ज, ये कंडक्टिविटी है, ये परमेबिलिटी है, तो इसको पूरे का पूरा √2 गए तो ये लगभग 10⁻⁶ मीटर के अराउंड ये इसकी स्किन डेप्थ आएगी। तो इसका मतलब है कि कॉपर का भी यदि कार हम ले लें, यदि उसकी बॉडी कॉपर की बनाएंगे तो उसकी थिकनेस 10⁻⁶ मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पॉइंटिंग वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, और कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर जो है वो JC और JD, JC इज इक्वल टू सिग्मा ई, आपको E गिवन होगा और JD में एप्सिलॉन नॉट del E by del T, ये E गिवन होगा, बस उसको डिफरेंशिएट करना तो JD मिल जाएगा और सिंपल लिखना तो JC मिल जाएगा, और कनेक्टिविटी गिवन होती है मीडियम की। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को समझ आ गया होगा, और प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियोस के साथ भी कंसर्न कुछ बच गया होगा तो देन यू कैन फॉलो माय प्रीवियस वीडियोस। थैंक यू वेरी मच बच्चों।